हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है। ठीक है। और प्राचीन इतिहास ये जो चल रहा है, आज हम मौर्य काल पढ़ चुके हैं। ठीक है। हम मौर्य काल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बाद मरणोत्तर काल। ठीक है। तो जो मौर्य काल के बाद आया उसे मरणोत्तर काल कहा गया। तो आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुंग वंश को। ठीक है। क्योंकि मरणोत्तर काल में सबसे पहले आए शुंग वंश। और शुंग वंश 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। ठीक है। अब इस वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व मौर्य सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने की थी। तो अगर आपसे पूछेगा कि शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो पुष्पमित्र शुंग ने की। अब देखो, इन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। अब देखो, अभी तक इसके पहले क्या चल रहा था? मौर्य वंश चल रहा था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो ये बार बार पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी? तो पुष्पमित्र शुंग ने कर दी। और यहीं से शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग वंश उज्जैन प्रदेश आप कह सकते हो, मध्य प्रदेश वाला इलाका वहाँ था। ठीक है। इनके पूर्वज मौर्य की सेवा में थे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इनके जो पूर्वज थे वो मौर्य वंश में सेवक थे। ठीक है। मौर्य वंश में ये लोग अधिकारी थे। लेकिन फिर आगे चलकर शुंग वंश हुआ और ये पुष्पमित्र शुंग ने आक्रमण कर दिया। पुष्पमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। ठीक है। ये ब्राह्मण थे और ये कट्टर ब्राह्मणवादी थे। ठीक है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी 2 कराए, कहीं कहीं मिलता है 4, 4 कराए। तो पुष्पमित्र शुंग ने 2 कराए थे। और ऑल ओवर जो शुंग वंश था उसमें 4 हुआ था। ठीक है। तो अनुष्ठान किया। और इसमें इनके जो पतंजल थे, आपको पता होगा, महर्षि पतंजलि इसमें अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। मतलब इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया। और पुष्प मित्र शुंग। ठीक है। फिर क्या हुआ? बौद्ध रचनाओं में पुष्पमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा बताया गया। तो मतलब जो बौद्ध की रचनाएं हैं उसमें बताया गया है कि जो पुष्पमित्र शुंग था वो बौद्धों का हत्यारा था। तथा अनेक मतलब कई बौद्ध लोगों का हत्या किया इसने। और कई बौद्ध विहारों को नष्ट करा दिया। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है पुष्पमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप को नष्ट करा दिया था। तो आपको पता है लास्ट टाइम अशोक ने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था। और जब उस बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया था तो बहुत ढेर सारे स्तूप बनवाए थे अशोक। ठीक है। और तो इसने लगभग 84,000 स्तूप को तोड़वा दिया, मतलब नष्ट करा दिया। आगे चलते हैं। और यहाँ कह रहा है जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ देवता निवास करते हैं। ये मनुस्मृति में लिखा गया है। तो मनुस्मृति क्या कहता है कि जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ देवता निवास, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ठीक है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। मनुस्मृति जो लिखा गया था वो राजा मनु के द्वारा लिखा गया था। राजा मनु के द्वारा। आगे चलते हैं। अब उसके बाद फिर शुंग वंश के बाद फिर आंध्र सातवाहन वंश आता है। अब देखो, पुराणों में सातवाहन वंश आंध्र जातीय या आंध्र व्रत कहा गया है। ठीक है। और इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। देखो, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। और इस वंश के इतिहास के लिए मत्स्य तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सातवाहन वंश को आंध्र जातीय वंश भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना जो की थी वो राजा सिमुक ने की थी। और सिमुक का प्रथम सातवाहन शासक माना जाता है। मतलब सिमुक को प्रथम सातवाहन शासक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने स्थापना ही की थी। सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। इनकी उपलब्धियों का ज्ञान नायिका के नासिक अभिलेख से मिलता है। तो नासिक अभिलेख से मिलता है इनकी उपलब्धियाँ सातकर्णी प्रथम की। तो जो सातवाहन के बाद, मतलब शिमुक के बाद आया था। फिर सातवाहन युगीन जो कार्य थे उसे हम देखते हैं। तो इसमें क्या है? सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग किया, बहुतायत मतलब बहुत मूल्य धातु की, मतलब ऐसा कह सकते हो सोने का सिक्का चलाया। ठीक है। क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। मतलब यहाँ कह रहा है जो सातवाहन थे उन्होंने सोने के सिक्के चलाए, लेकिन जो कुषाण सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है। उन्होंने अधिकांशतः शीशे के, पोटीन के और तांबे और कांसे की मुद्रा चलाई। तो जो सातवाहन थे ना, सातवाहन सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए थे। हालांकि सोने के भी सिक्के चलाए थे,
लेकिन सबसे ज़्यादा जो पहली बार सिक्के, अगर पूछेगा आपसे कि शीशे का सिक्का सबसे पहली बार कौन चलाया, तो सातवाहन। ठीक है। भारी संख्या में न मिलने के कारण रोमन सातवाहन सिक्कों से बहुत व्यापार का संकेत मिलता है। मतलब भारी बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने सिक्के नहीं चलाए थे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, जो सातवाहन थे वो ब्राह्मणों को भूमि दान दिए, बौद्ध भिक्षु को भी दान दिए। ऐसा कहा जाता है ना, जो सातवाहन थे, सातवाहन वो सबसे पहले जमीन दान, जो भूमि दान होता है, भूमि दान की प्रथा सबसे पहले सातवाहन ने ही लागू किया। मतलब सबसे पहले भूमि को दान दिया ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को, सातवाहन वंश। ठीक है। तो सातवाहन वंश के द्वारा ये सब किया गया था। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले भूमि दान या जागीर किसने चालू की, तो सातवाहन वंश। और शीशे के सिक्के भी सबसे पहले सातवाहन ने चलाए। और भाचौड़ और सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। मतलब आपको पता है, जो बंदरगाह ये था, ये पश्चिम तट पर था भारत के। और भाचौड़ सातवाहन ये सातवाहन के टाइम पर प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है। और सातवाहन काल में व्यापार चांदी और तांबे के सिक्कों का होता था, जिसे करसर्पण कहा जाता था। ठीक है। तो ये होता था, व्यापार इसी से करते थे लोग। फिर हम पढ़ते हैं विदेशी आक्रमण। अब विदेशी आक्रमण सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारतीय, यूनानी या इंडो ग्रीक शासक। तो दोनों सेम है, चाहे आप भारतीय यूनानी शासक कह लो, चाहे इंडो ग्रीक शासन कह लो। ठीक है। और इनका सबसे पहले आक्रांता थे बैक्ट्रिया या ग्रीक यूनानी, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा गया। तो इंडो ग्रीक शासक को ही यवन भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसका सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। ठीक है। इन्होंने लगभग पूरे पंजाब को और जीत लिया था, और साकल को अपनी राजधानी बनाई। तो अगर पूछेगा इंडो ग्रीक शासकों का राजधानी क्या था, तो साकल था। ठीक है। और डेमेस्ट्रियस भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की, और यूनानी खरोष्टी दोनों लिपियों के सिक्के चलाए। जो सातवाहन जो ज़्यादा जरूरी है, सातवाहन हमको यही लिखना है। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था, मतलब इंडो ग्रीक शासक था। और यह संभवतः डेमेट्रियस कुल का था। ठीक है। और अब फिर यहाँ देख लेते हैं। मिनांडर बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध था। मिनांडर बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध था। संभवतः नागसेन इसे बौद्ध दीक्षा दिए थे। ऐसा माना जाता है कि जो नागसेन थे, इन्हें बौद्ध दीक्षा दिए थे। और प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पहो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर की बृहद वार्ता संकलित है। इसकी राजधानी शाकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। तो शाकल को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया था यवन शासकों ने। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले भारतीय सिक्कों पर पहले केवल देवताओं के चित्र ही अंकित रहते थे। ठीक है। और उनका नाम तथा तिथि उत्कीर्ण नहीं होती थी। तो देखो पहले क्या होता था, पहले जो सिक्के होते थे उसमें सिर्फ देवताओं के ही चित्र अंकित होते थे, और कोई किसी का नाम और किसी का तिथि नहीं होता था। लेकिन इन्होंने सबसे पहले तिथियों को भी अंकित कराया। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछेगा सिक्कों पर सबसे पहले किसने नाम और तिथि सबसे पहले अंकित करवाए, तो यूनानी शासक। ठीक है, या इंडो ग्रीक शासक। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासक ने ही लेख वाले सिक्के, मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जारी कराए। तो अगर आपसे ये पूछेगा सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो इंडो ग्रीक शासक या यूनानी शासक। ठीक है, या यवन शासक। तो सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने चलाए। ठीक है। और फिर आगे हम पढ़ेंगे और क्या है, मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। तो मतलब मिनांडर ने जो मुद्रा चलवाया उसमें धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। फिर आगे शक वंश आया। शक वंश पे ज़्यादा हमको नहीं याद रखना है, बस शक वंश में सिर्फ हमको ये याद रखना है कि एक सेकंड, भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन प्रथम इंपॉर्टेंट थे। किस वंश के थे, तो हमको याद करना है सिर्फ शक वंश के शासक थे, जो 130 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व ईस्वी तक इनका शासन रहा। ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो रुद्रदामन ने गिरनार पर्वत जो गुजरात में है पर स्थित कठियाबाद के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। देखो अगर आपसे पूछेगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। और फिर जब रुद्रदामन आए तो रुद्रदामन इसकी मरम्मत करवाई। ठीक है। और सुदर्शन झील कहाँ है, गुजरात में।
इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। ठीक है, वही बता रहा है। और यह सौराष्ट्र प्रांत में, सौराष्ट्र उसको बोलते हैं जो गुजरात का क्षेत्र है, और महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसे सौराष्ट्र बोला जाता है। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, और यह गुजरात में स्थित है। इसकी मरम्मत रुद्रदामन द्वितीय ने कराया। आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर इसकी मरम्मत कुमारगुप्त भी मिलते हैं, तो आगे हम उसको पढ़ेंगे। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। ठीक है, तो शक वंश का शासक था और संस्कृत का प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख लिखा। तो अगर आपसे पूछेगा जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और पूर्व के जो पूर्व के अभिलेख हैं वो सभी प्रकृत भाषा के हैं। और आपको पता है जो अशोक का शिलालेख था, अभिलेख था, उसमें उसमें भी भाषा जो है वो प्रकृत है, और उनकी लिपि है ब्राह्मी लिपि, और भाषा प्रकृति है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश आया, और यहाँ से चालू करते हैं। कुषाण वंश बिम कटफिसस द्वितीय, तो बिम कटफिसस द्वितीय कुषाण वंश, ये जो शासक था, सर्वप्रथम बिम कटफिसस द्वितीय ने ही भारत में कुषाण वंश की सत्ता की स्थापना की। तो अगर आपसे ये पूछेगा कुषाण वंश, देखो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताऊंगा। बिम कटफिसस, ये कुषाण वंश की स्थापना इन्होंने की। इसमें बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, इनके बाद कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले यूनानी शासक या इंडो ग्रीक शासक सोने के सिक्के चलाए, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश के शासक। ठीक है, कुषाण वंश के शासक सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और ये जो कुषाण वंश के शासक थे, यह शैव मत का अनुयायी थे, मतलब शंकर भगवान की पूजा करते शिव की। और इन्होंने अपनी महेश्वरा की उपाधि धारण की। किसने? बिम्बकटफिस द्वितीय ने महेश्वरा की उपाधि धारण की थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बिम्बकटफिस ने चलाए। देखो अभी हमने यूनानी शासक में पढ़ा था, लेकिन उन यूनानी शासक में किसी का नाम अभी पता नहीं चल पाया है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले बिम्बकटफिस शासक ने चलाए। तो जो आपको ऑप्शन में मिलेगा वो आपको करना है। फिर कनिष्क। कनिष्क आया। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसका समय 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ठीक है, इस वंश का महानतम शासक था, या इस वंश का, कुषाण वंश का महानतम शासक था। इतिहास में कनिष्क का नाम दो कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत चलाया। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, और शक संवत जो चलाया है आज भी यह भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, और इसे कनिष्क ने चलवाया था, कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, दूसरा, बौद्धों का धर्म का मुक्त हृदय, और मतलब ये कह सकते हो आप कि बौद्ध संरक्षक था, मतलब बौद्ध धर्म से लगाव रखता था। फिर आगे आपको पता है जो चौथी बौद्ध संधि हुई थी वह कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर थी। पेशावर मतलब पुरुषपुर। ठीक है, उसका दूसरा नाम है। और दूसरी राजधानी मथुरा थी। पहली थी पेशावर पुरुषपुर, और दूसरी थी मथुरा। मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। तो अगर आपसे पूछेगा कनिष्कपुर नामक नगर किसने बसाया, तो कनिष्क ने। ठीक है, कहाँ है? कश्मीर में। और कश्मीर तवा नदी के किनारे है। ठीक है, तवा नदी के किनारे। अभी हाल में ही क्या हुआ था, मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली थी, जिनके घुटनों तक एक चोंगा था और पैरों पर जूता पहने हुए था। तो मतलब उसको हम कैसे जान पाए कि कनिष्क की मूर्ति है, क्योंकि वो उसका जो पहनावा था, वो कनिष्क के जो सिक्के थे उस पर उससे कुछ मेल खाते थे। संभवतः उसके सर कट गए थे, मतलब सर नहीं थे, सिर्फ बॉडी ही मिली थी। तो उसके आकार से, उसके कपड़ों से यह अनुमान लगाया गया कि ये कनिष्क की थी। कनिष्क द्वारा जारी किए गए एक तांबे के सिक्के पर उसे बलि बेदी पर बलि देते दिखाया गया। मतलब वो लोग बलि पर विश्वास करते थे। मतलब आप ये कह सकते हो कि बल पर विश्वास करते थे कुषाण वंश के शासक। कनिष्क क्या क्या कहता है? कनिष्क का कहना है कि मैंने उत्तर को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों को जीत लिया। मतलब ये कनिष्क बोला था, तो इसका मतलब इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो कनिष्क था वो सभी दिशाओं को जीत लिया था, सिर्फ उत्तर को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि उत्तर में आपको पता है हिमालय है, हिमालय पार करके जाना उधर थोड़ा सा कठिन था। कनिष्क के दरबार में पार्श, वाशुमित्र, अश्वघोष और बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन जैसे विद्वान तथा चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। तो अगर आपसे ये पूछे कि चरक किसके शासनकाल में थे, तो किसके? कनिष्क। वाशुमित्र किसके शासनकाल में थे? कनिष्क। ये सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अश्वघोष कनिष्क, नागार्जुन ये कनिष्क। ठीक है, फिर आगे कुछ किताब है उसको हम पढ़ लेते हैं। ये है कि
गाथा सप्तशती ये हॉल ने लिखा है। महाभाष्य आपको पता है पतंजलि ने लिखा है। चरक संहिता चरक ने लिखा है। नाट्यशास्त्र को लिखा है भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि। कामसूत्र को लिखा है वात्स्यायन, कामसूत्र वात्स्यायन। सौराष्ट्र नंदन इसको लिखा है अश्वघोष, और अश्वघोष बुद्ध चरित्र को भी अश्वघोष ने लिखा है, बुद्ध चरित्र को भी अश्वघोष लिखा है। और ये है स्वप्न व दस्तम, जो भी है दत्तम, इसको लिखा है भाष्य ने। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये जो रचना है ये आपको याद होना चाहिए। आगे फिर हम बात करते हैं। भारतीय यूनानियों ने सर्वप्रथम इस देश में सोने के सिक्के जारी किए, किंतु नियमित रूप से सिक्के का श्रेय कुषाण वंश को जाता है। मतलब सोने के सिक्के सबसे पहले यूनानी शासकों ने जारी किया, ठीक है, चालू किया, लेकिन जो नियमित रूप से सोने का सिक्का चला वह कुषाण वंश के शासक काल में चला। और कुषाण वंश के जो सिक्के होते थे वो सबसे ज़्यादा शुद्ध, वो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो होते थे वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होते थे, ठीक है। और शकों और कुषाणों ने भारत में पहली बार बेहतर घुड़सवार सेना तैयार की। तो घुड़सवार सेना सबसे पहले कुषाणों और शकों ने तैयार की थी। भारतीय यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम ऐसे सिक्के को जारी कराया जिसमें शासकों के नाम अंकित होते थे। देखो पहले क्या था, पहले सिर्फ चित्र ही अंकित होता था, लेकिन जब यूनानी शासक आए, सातवाहन शासक आए, तो ये लोग अपना मतलब अपने सिक्के पर अपना नाम भी अंकित कराए, अपना नाम भी दर्ज कराया। मौर्यकाल के अंत तक सिक्कों पर केवल कोई चिन्ह अंकित होता था, तो शासकों का नाम और सिक्कों नहीं होते थे। मतलब शासकों का नाम नहीं होता था, सिर्फ चित्र ही अंकित होता था। मौर्योत्तर काल में ये काम हुआ, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो। फिर मनु क्या कहते हैं, मनु कहते हैं राजा बच्चा ही क्यों ना हो, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वह मानव रूप धारण करके शासन करने वाला देवता होता है, ठीक है, ये मनु कहते हैं। तो बस आज इतना ही दोस्त। अब हम आगे पढ़ेंगे संगम वंश मतलब जो दक्षिण भारत, मतलब संगम वंश में आपको पता है चोर चेल इन लोगों का शासन है। तो जो दक्षिण भारत का शासन है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।